हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल गुरुजी 4.0 पर। मैं नरेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं आपके लिए आज 3 नवंबर का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो हमारी क्रिकेट टीम है, वुमेन्स क्रिकेट टीम, जिसने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो उसके आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इससे पहले भी हम 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, श्री कपिल देव जी की कप्तानी में और महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में। तो ये वुमेन्स टीम ने एक वर्ल्ड कप जीत के एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की करंट अफेयर्स पर। आज है 3 नवंबर और डिस्कस करते हैं 3 नवंबर की करंट अफेयर्स पर। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, उपन्यास द लास्ट डे जिसका हिंदी अनुवाद अंतिम दिन अक्टूबर 2025 में साहित्य अकादमी द्वारा जारी किया गया था, मूल रूप से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो एक उपन्यास है द लास्ट डे के नाम से, उसका हिंदी अनुवाद करके साहित्य अकादमी द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी किया गया। तो उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं यारो सलवासा मेलनिकस। कौन है? यारो सलवासा मेलनिकस। ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लंबा लगेगा, लेकिन 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। जो ये डॉक्टर पूनम तिवारी जी हैं, कौन है? डॉक्टर पूनम तिवारी जी। इन्होंने क्या किया है? इसको ट्रांसलेट किया है। हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर पूनम तिवारी जी ने। इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका विश्लेषण देखते हैं अपन। क्या है विश्लेषण? अक्टूबर 2025 में साहित्य अकादमी लिथुआनाई उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद अंतिम दिन का शीर्षक से प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलो। अंतिम दिन का लोकार्पण नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में जो रविंद्र भवन है उसमें इसका लोकार्पण किया गया। यह आयोजन लिथुआनाई के दूतावास के सहयोग से संपन्न हुआ। द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद डॉक्टर पूनम तिवारी ने किया, जो ये मैं आपको पहले पीछे बता चुका। ये क्वेश्चन भी आपके लिए हो सकता है करंट अफेयर्स में, तो कर इसको भी याद करना। चलो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये उस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, तो इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश वर्जन को देख लेना। इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम बचता रहे अपने पास थोड़ा। ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटाइज्ड नेशनल मरीन फिशरीज सेशंस एमएफसी 2025 किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? वो जॉर्ज कुरियन ने। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये है जॉर्ज कुरियन। चलो इसका विश्लेषण पे बात करते हैं। राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन द्वारा आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान सीएमएफआरआई कोच्चि में किया गया। कहाँ किया गया? कोच्चि में। एमएफसी 2025 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटलीकृत मत्स्य जनगणना है। गणना का चरण 3 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक चलने वाला है। इस जनगणना में 12 लाख से अधिक मछुआरा परिवारों को सम्मिलित किया जाएगा और यह 9 तटीय राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों के 4000 समुद्री मत्स्य ग्रामों को कवर करेगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यह है अपना अगला क्वेश्चन। नवंबर 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की ट्रॉफी का नाम बदलकर एक भारतीय शतरंज दिग्गज के सम्मान में कौन सा कप रखा गया है? तो उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? विश्वनाथ आनंद कप। विश्वनाथ आनंद जी शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं, तो उन्हीं के सम्मान में फीडे कप की जगह नाम बदलकर और विश्वनाथ आनंद कप रख दिया गया है। इसी में मैं आपको पूछना चाहूंगा कि पहले एक खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका विश्लेषण देखते हैं। नवंबर 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप रख दिया गया है। यह नामकरण 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद के वैश्विक शतरंज में योगदान के सम्मान में किया गया।
जो विश्वनाथ आनंद जी हैं, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 5 बार विजेता रह चुके हैं। यह घोषणा गोवा पणजी में आयोजित एक समारोह में की गई। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 में जो आयोजित होगा उसमें 80 देशों के 206 खिलाड़ी भाग लेंगे, और इसमें हमारे भारत के कौन कौन से खिलाड़ी जाएंगे? एक तो डी गुकेश और एक आर प्रज्ञानंद। और जो मैंने आपसे पूछा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने तजाकिस्तान में किस विदेशी वायुसेना अड्डे पर अपने अभियान आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिए हैं? तो ये कौन सा हवाई अड्डा था? ये था आईनी एयर बेस। ये था जो सैन्य हवाई अड्डा था, और ये भारत ने 1998 में स्थापित किया था। हालांकि 1998 में ये फरखोर एयरबेस के नाम से स्थापित किया था। और 2008 में इसको विकसित किया गया, और विकसित करके नाम बदल दिया गया आईनी एयर बेस। इस तरीके से पहला एयरबेस कौन सा हुआ? ये। और दूसरा एयरबेस कौन सा हुआ? ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये हमारे भारत, प्यारे भारत का नक्शा है, ये वाला आपको दिख भी रहा होगा। और ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, और यहाँ जाके तजाकिस्तान, ये जो है तजाकिस्तान में यहाँ पर एंड में जाके स्थित था ये। ठीक है, चलो इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत ने तजाकिस्तान स्थित एनी वायुसेना अड्डे पर अपने संचालन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर लिया गया है। मतलब अब वहां पर भारतीय जो सेना थी और भारत सरकार ने जो वहां उपक्रम लगाए थे वो सारे खत्म कर दिए हैं। एनी वायुसेना अड्डा का गिस्सार सैन्य वायुसेना अड्डे जीएनएम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी वायुसेना का अड्डा, एनी वायुसेना का अड्डा भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा था। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये इंग्लिश वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 2025 में भारत ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शीर्षक किस राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत प्राप्त किए हैं? तो वो कौन सा अभियान है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। कौन सा अभियान है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2025 में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शीर्षक प्राप्त किए हैं। यह अभियान पूरे भारत में निवारक, डिजिटल तथा महिला केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक प्रारंभ किया गया था। यह अभियान पोषण माह के साथ संयोजित रूप से आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लेंगे एक बार इसको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 2025 में शतरंज में पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं वो? नमितवीर सिंह वालिया। कौन बने हैं? नमितवीर सिंह वालिया। इसका विश्लेषण देखते हैं। नमितवीर सिंह वालिया 2025 में जालंधर के शतरंज में पंजाब के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का गौरव प्राप्त किया है। और पहले कौन थे? दुष्यंत शर्मा 2022 में जालंधर से पंजाब के पहले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने थे। नमितवीर सिंह वालिया ने अपना अंतिम आईएम नॉर्म फ्रांस में आयोजित तृतीय एनएमआ से अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स टूर्नामेंट में प्राप्त किया। उन्होंने एनएमआ से अंतर्राष्ट्रीय मास्टर टूर्नामेंट में 4था स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? नवंबर 2025 में नए वित्त सलाहकार डिफेंस सर्विसेज के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? उनका नाम है राजकुमार अरोड़ा जी।
इसका विश्लेषण देखते हैं। ये आप राजकुमार अरोड़ा जी की तस्वीर देख सकते हो, इन्हें नियुक्त किया गया है। इसका विश्लेषण देखते हैं। श्री राजकुमार अरोड़ा भारतीय रक्षा लेखा सेवा IDAS के वरिष्ठ अधिकारी ने 1 नवंबर 2025 को वित्त सलाहकार रक्षा सेवाएं के रूप में कार्यभार संभाला है। वे 1990 बैच के IDAS अधिकारी हैं और रक्षा वित्त एवं प्रशासन के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर मैनुअल फ्रेडरिक, जिनका 2025 में निधन हो गया, किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? मतलब हॉकी के जो पूर्व भारतीय गोलकीपर थे मैनुअल फ्रेडरिक, जिनका हाल ही में अक्टूबर 2025 में निधन हुआ है, उनका संबंध किस राज्य से था? तो उनका संबंध था केरल राज्य से। इसका विश्लेषण देखते हैं। मैनुअल फ्रेडरिक एक पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर थे और केरल से भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे। मतलब जो केरल स्टेट है उससे पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? मैनुअल फ्रेडरिक। उनका जन्म 1947 में केरल के कन्नूर जिले के बरनासेरी में हुआ था। फ्रेडरिक 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के कांस्य पदक जीतने वाले पहले हॉकी के सदस्य थे। वे किसी भी खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले केरलवासी भी थे। ठीक है, उनका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी करियर कभी स्टार्ट हुआ था? 1971 में, और 7 वर्षों के बाद 1978 तक उनका चला था। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 2 हॉकी विश्व कपों में किया, 1973 में और 1978 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में पाकिस्तान सीमा के साथ आयोजित किस भारतीय सैन्य अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना, जो हमारे देश की तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं ने एक संयुक्त अभ्यास किया है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है अभ्यास त्रिशूल। और इस अभ्यास से पाकिस्तान की भी रूह कांप गई थी। चलो इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के साथ एक प्रमुख त्रिसेवा और सैन्य अभ्यास त्रिशूल आरंभ किया, और अभ्यास त्रिशूल 2025 में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं ने भाग लिया इसमें, जिनकी संयुक्त भागीदारी रही है। अभ्यास त्रिशूल का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय, संचार और युद्ध तत्परता को सुदृढ़ करना है। अभ्यास त्रिशूल 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा, मतलब अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है, जो 10 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, एकलव्य मॉडल ने रेजिडेंशियल स्कूल 1 से 15 नवंबर 2025 तक किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती मनाने के लिए जनजातीय वर्ष पखवाड़ा मनाएंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, क्योंकि कल परसों भी हमने एक 150वीं जयंती पढ़ी थी और एक ये भी 150वीं जयंती आ गई, तो हो सकता है कि एग्जामिनर इनको एग्जाम में दे सकता है। तो वो कौन है? बिरसा मुंडा जी। कौन है? बिरसा मुंडा जी। चलो देखते हैं। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा का आयोजन 1 से 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत NESTS द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल का आवासीय विद्यालयों में किया जाएगा। यह उत्सव 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के साथ संपन्न होगा। 15, अच्छा इसके साथ एक देखो अपना क्या क्वेश्चन कवर हो गया। 15 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस, और उसी के साथ ये पखवाड़ा समाप्त हो जाएगा। यह अवसर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूरे हुए, और करंट अफेयर्स के बाद में अपने क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो 8 क्वेश्चन अब जनरल अवेयरनेस के देखेंगे हम। तो उसमें पहले आपको कोई जानकारी दी जाएगी और फिर उसी से संबंधित कोई ना कोई आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें एक ही पर्सन में अपने 2 प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला प्रश्न क्या है, जस्टिस सूर्यकांत भारत के
53वें चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। तो इसमें जानकारी क्या दी गई अपने को कि जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो भारत के 53वें चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। तो वरिष्ठता की परंपरा अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना किस प्रणाली प्रथा से संबंधित है। मतलब पहले अपने को ये जानकारी दे दी और उसके बाद में ही उसी से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया। तो ये कौन सी पद्धति है? कोलेजियम प्रणाली। तो ये कोलेजियम प्रणाली क्या है? कोलेजियम प्रणाली का तात्पर्य कोलेजियम प्रणाली से है जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की पद्धति है। यह कोई संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि इसका विकास सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, विशेषकर 3 न्यायाधीशों के मामलों के माध्यम से हुआ है। यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों का 5 सदस्यीय निकाय है, जबकि उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीएम मोदी ने केवडिया में सरदार पटेल के सम्मान में 150 रुपए का जो सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। इसी संदर्भ में हमें बताएं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस ऐतिहासिक किसान आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इनकी 150वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 150 रुपए का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया था। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन्होंने कौन से आंदोलन का हिस्सा थे? ये बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसरो 2 नवंबर को सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च करेगा। इसी के बारे में हमें बताएं। संचार उपग्रह आमतौर पर किस कक्षा में जाते हैं? मतलब इसरो ने 2 नवंबर को भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 को लॉन्च कर दिया है। तो उसी के संदर्भ में हमें बताना है कि जो संचार उपक्रम आमतौर पर किस कक्षा में जाते हैं, जो यहाँ से छोड़े जाते हैं तो वो किस कक्षा में जाके रुकते हैं। तो कौन सी कक्षा है वो? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह जाते हैं वो यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत ने नई दिल्ली में 8वीं ISA असेंबली में ग्लोबल सोलर एजेंडा को लीड किया। इसी के संदर्भ में हमें बताएं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2025 तक के मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो कौन है? अजय माथुर। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होगे, ये हैं डॉक्टर अजय माथुर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्राजील नवंबर 2025 में बेलेम में COP13 क्लाइमेट समिट होस्ट करने के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में हमें बताएं, क्लाइमेट चर्चाओं में COP का फुल फॉर्म क्या है? COP का फुल फॉर्म क्या है? तो COP का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एपिडा ने GI टैग प्राप्त इंडी लाइम और पुलियानकुडी लाइम की पहली हवाई निर्यात खेप ब्रिटेन, UK को भेजने का सहयोग किया है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि नींबुओं की 2 प्रजाति थी, उनका निर्यात हमने किसके साथ किया है? UK के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो अब निम्न कथनों पर विचार करते हैं। इंडी लाइम भारत में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त करने वाली पहली नींबू प्रजाति है। नहीं, ये बात गलत है। इससे पहले भी हमारा एक नींबू है जो 2019 में GI टैग प्राप्त कर चुका है और उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के विजयपुरा जिले में उगाई जाती है, जो इसके उच्च रस सामग्री और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। यह बात बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? कर्नाटक नींबू उत्पादन में भारत के राज्यों में 4थे स्थान पर है। बिल्कुल
ये बात भी सही है। तो जो पहला जो कथन था वो हमारा गलत हो गया। तो उसमें उसके अंतर्गत क्या आएगा, जो एक काजी नींबू है कहाँ का है, असम का, और ये 2019 में जीआई टैग प्राप्त कर चुका है। जबकि जो इंडी लाइम और पुलियानकुड़ी जो लाइम है वो फिलहाल 2025 में इन्होंने जीआई टैग प्राप्त किया है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 किस में है, ऑप्शन सी में। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत ने तजाकिस्तान के आईनी एयरबेस पर ऑपरेशन खत्म किया है। ये अभी अभी हमने पढ़ा है पीछे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, जिसमें सेंट्रल एशिया में उसकी स्ट्रेटेजिक मौजूदगी खत्म हो गई है। आईनी एयरबेस के बारे में इन बातों पर विचार करें। चलो करते हैं विचार। आईनी एयरबेस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कथन क्या है, ये देखिए, यहाँ पर ये दुशांबे नामक जगह स्थित है और इसी के पश्चिम में 10 किलोमीटर में यह आईनी एयरबेस स्थित है। अगला कथन क्या है, 1998 में भारत ने तजाकिस्तान में फरखोर में अपना पहला एयरबेस बनाया था। ये बात भी बिल्कुल सही है, फरखोर में अपना एयरबेस बनाया था और फरखोर नाम से ही बनाया था। तीसरा क्या है, आईनी फरखोर बेस 1998 से 2008 के बाद भारत का दूसरा विदेशी बेस था। तो ये बात मैं पहले भी पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका कि 1998 में फरखोर नामक जगह पर और फरखोर बेस के नाम से ही सैन्य एयरबेस स्थापित किया था। लेकिन 2008 में इसको आईनी एयरबेस के नाम से विकसित कर दिया। ठीक है, तो ये कथन भी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा और तीसरा तीनों सही है, इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 8वीं ISA असेंबली में ग्लोबल साउथ से समावेशी और क्रांति का नेतृत्व करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलो करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार। ISA को भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान प्रारंभ किया था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, यह पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। नहीं दोस्तों, ये बात गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। ISA का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा कौन से में है, पहले में। चलो मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में ही स्थित है। इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी में स्थित और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NIS परिसर में है। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, अंतरिम सचिवालय ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम और हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा संस्थान परिसर स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने हुए आज के जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस पूरे। तो बताएंगे आप कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसकी आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से, इसको जरूर ज्वाइन करें। इस पर आपको फ्री PDF मिल जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।